कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे में अचानक दुश्मन की तरफ से दर्जनों क्रूज मिसाइल्स, फाइटर एयरक्राफ्ट और सुसाइड ड्रोन्स आपकी सीमा की ओर बढ़ने लगते हैं। एयर डिफेंस रडार उन्हें डिटेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक लगातार युद्ध चलने के बाद आपके इंटरसेप्टर मिसाइल्स तेजी से खत्म होने लगते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं रह जाता कि दुश्मन कितना शक्तिशाली है, बल्कि यह बन जाता है कि क्या आपके पास अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त हथियार बचे हैं। आधुनिक युद्धों की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जीत केवल सबसे आधुनिक हथियार खरीदने से नहीं मिलती, बल्कि उन्हें लगातार बनाने की क्षमता से मिलती है। और शायद इसी सच्चाई ने भारत को एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए प्रेरित किया जिसे आने वाले वर्षों में भारतीय एयर डिफेंस की सबसे मजबूत डाल माना जा सकता है। उसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। हाल ही में भारत ने पहली बार इस स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। पहली नज़र में यह एक सामान्य मिसाइल टेस्ट लग सकता है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मान रहे हैं। लेकिन आखिर इस परीक्षण में ऐसा क्या खास था जिसने पूरी डिफेंस कम्युनिटी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया? प्रोजेक्ट कुशा आखिर है क्या? सबसे पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। अधिकांश लोग प्रोजेक्ट कुशा को केवल एक मिसाइल समझते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। प्रोजेक्ट कुशा कोई एक मिसाइल नहीं, बल्कि एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें लॉन्ग रेंज राडार, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क, टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम, मोबाइल लॉन्चर्स और अलग अलग दूरी तक मार करने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल्स शामिल हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये केवल हमला रोकने वाला हथियार नहीं, बल्कि आसमान में होने वाली हर गतिविधि को समझने, उसका विश्लेषण करने और कुछ ही सेकंड में जवाब देने वाली पूरी डिफेंस आर्किटेक्चर है। यही वजह है कि इस परीक्षण को केवल मिसाइल लॉन्च नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की क्षमता का प्रदर्शन माना जा रहा है। लेकिन भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इस सवाल का जवाब पिछले कुछ वर्षों में हुए युद्धों में छिपा है। चाहे रूस यूक्रेन संघर्ष हो या ड्रोन वॉरफेयर का लगातार बढ़ता प्रभाव। एक बात पूरी दुनिया ने समझी, आज युद्ध केवल टैंक्स और फाइटर जेट्स नहीं लड़ते। सैकड़ों ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, लॉयटरिंग म्यूनिशंस और प्रेसिजन गाइडेड वेपन्स कुछ ही मिनटों में किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी दबाव बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में केवल अत्याधुनिक हथियार होना पर्याप्त नहीं, उन्हें लगातार उपलब्ध कराना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यहीं भारत की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती थी। भारत के सामने असली समस्या क्या थी? भारत के पास पहले से रूस का प्रसिद्ध S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इसकी क्षमता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन किसी भी देश की सुरक्षा हमेशा इंपोर्टेड सिस्टम्स पर आधारित नहीं रह सकती। भारत की सीमाएं हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन और समुद्री क्षेत्र अलग। इतने विशाल क्षेत्र की सुरक्षा के लिए केवल कुछ विदेशी सिस्टम्स पर्याप्त नहीं हो सकते। युद्ध की स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती केवल सिस्टम खरीदने की नहीं होती, बल्कि उसके लिए लगातार इंटरसेप्टर मिसाइल्स उपलब्ध कराने की होती है। यही कारण है कि डिफेंस प्लानिंग में अब केवल खरीदारी नहीं, बल्कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट कुशा उसी सोच का परिणाम है, सफल परीक्षण। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 23 जुलाई 2026 ओडिशा स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप DRDDORT ने पहली बार प्रोजेक्ट कुशा का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। इलेक्ट्रॉनिक टारगेट को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया गया। रक्षा मंत्री ने इसे भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। देश भर में वैज्ञानिकों को बधाइयां मिलने लगी। लेकिन इसी सफलता के कुछ घंटों बाद डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच एक बिल्कुल अलग बहस शुरू हो गई, और यही बहस इस पूरे परीक्षण को और भी दिलचस्प बना देती है। आखिर DRDDO ने कौन सा इंटरसेप्टर उड़ाया? आधिकारिक प्रेस रिलीज में केवल इतना बताया गया कि परीक्षण सफल रहा, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इस्तेमाल किया गया इंटरसेप्टर आखिर कौन सा था। पहली तस्वीरें सामने आते ही कई एनालिस्ट ने अनुमान लगाया कि शायद ये Mark II हो सकता है। कारण था मिसाइल के पीछे दिखाई देने वाला नया बूस्टर। पहले सार्वजनिक डिजाइन्स में Mark I के साथ ऐसा बूस्टर दिखाई नहीं देता था, इसलिए पहली नजर में यही लगा कि शायद भारत ने तय समय से पहले अगला चरण भी पूरा कर लिया है। लेकिन डिफेंस एनालिसिस केवल देखने से नहीं होती, बल्कि इंजीनियरिंग की बारीकियों से होती है। जब एक्सपर्ट्स ने मिसाइल के पूरे एयरफ्रेम का अध्ययन किया तो कहानी बदलने लगी। उन्होंने पाया कि मिसाइल के एरोडायनामिक फिन्स उसके बीच वाले हिस्से में लगे हुए थे। यही डिजाइन Mark I की पहचान माना जाता है। अगर ये वास्तव में Mark II होता तो यही फिन्स मिसाइल के अगले हिस्से के पास दिखाई देते, यानी बूस्टर कुछ और संकेत दे रहा था, लेकिन एयरफ्रेम बिल्कुल अलग कहानी सुना रहा था। क्या भारत ने अपग्रेड किया हुआ Mark I उड़ाया? अब तक उपलब्ध टेक्निकल एनालिसिस यही संकेत देता है कि परीक्षण में संभवतः पूरी तरह नया Mark II नहीं, बल्कि अपग्रेड किया गया Mark I इस्तेमाल किया गया। अगर ये आकलन सही है तो इसका मतलब केवल एक नया बूस्टर नहीं,
बल्कि पूरे सिस्टम की क्षमता में क्रमिक सुधार है। यही किसी भी आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम की पहचान होती है। हर सफल परीक्षण के बाद वैज्ञानिक प्रोपल्शन, गाइडेंस सिस्टम और एरोडायनामिक्स में सुधार करते हैं ताकि अगला वेरिएंट पहले से अधिक सक्षम बन सके। लेकिन यही एक और बड़ा सवाल सामने आता है, अगर ये केवल शुरुआत है तो आने वाले वर्षों में प्रोजेक्ट कुशा का पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क कितना शक्तिशाली होगा। और दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान भारत की एक दूसरी स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी भी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी मिसाइल को मारती नहीं बल्कि मिसाइल लॉन्च होने से पहले ही दुश्मन को देख लेती है। आखिर क्या है नेट्रा AEW-C और क्यों इंडोनेशिया तथा पेरू जैसे देश इसमें रुचि दिखा रहे हैं? लेकिन आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीते जाते। अगर प्रोजेक्ट कुशा भारत की ढाल बनने जा रहा है तो अब बात करते हैं उस आंख की जो दुश्मन को हमला करने से पहले ही देख लेती है। कल्पना कीजिए, हजारों फीट की ऊंचाई पर एक एयरक्राफ्ट लगातार उड़ रहा है। वो किसी शहर पर बम नहीं गिरा रहा, किसी मिसाइल को लॉन्च नहीं कर रहा, फिर भी पूरा युद्ध उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्योंकि आधुनिक युद्ध में सबसे शक्तिशाली हथियार हमेशा वह नहीं होता जो सबसे पहले हमला करे, बल्कि वो होता है जो सबसे पहले देख ले। और भारत के लिए ये भूमिका निभाता है नेट्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, यानी नेट्रा AEW-C। नेट्रा आखिर करता क्या है? बहुत से लोग AEW-C का नाम तो सुनते हैं लेकिन उसका वास्तविक काम नहीं जानते। इसे आसान भाषा में समझें तो नेट्रा आसमान में उड़ता हुआ एक फ्लाइंग कमांड सेंटर है। जब भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट मिशन पर होते हैं, जब सीमा के पास दुश्मन की गतिविधियां बढ़ती हैं, जब राडर की पहुंच से बाहर कोई एयरक्राफ्ट या मिसाइल दिखाई देती है, तब नेट्रा केवल उन्हें डिटेक्ट ही नहीं करता बल्कि उनकी जानकारी रियल टाइम में ग्राउंड कमांडर्स और फाइटर पायलट्स तक पहुंचाता है। यानी ये केवल निगरानी करने वाला एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि पूरे एयर बैटल को कोऑर्डिनेट करने वाला सिस्टम है। यही कारण है कि दुनिया की लगभग हर आधुनिक एयरफोर्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स को अपनी सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षमता मानती है। बालाकोट ऑपरेशन में नेट्रा क्यों चर्चा में आया? DRDDO के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर S क्रिस्टोफर ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उनके अनुसार बालाकोट ऑपरेशन और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच बने तनाव के दौरान नेट्रा AEW-C ने भारतीय वायुसेना को लगातार महत्वपूर्ण ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराई। उस समय यह सिस्टम लगातार आसमान में निगरानी करता रहा, दुश्मन की हवाई गतिविधियों पर नजर रखता रहा और भारतीय वायुसेना को रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान करता रहा। युद्ध में कई बार कुछ सेकंड का निर्णय पूरे अभियान का परिणाम बदल देता है। ऐसी स्थिति में यदि कमांडर्स को समय रहते ये पता चल जाए कि दुश्मन कहाँ है, किस दिशा से आ रहा है और उसकी अगली गतिविधि क्या हो सकती है, तो ये किसी अतिरिक्त मिसाइल से भी अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यही वजह है कि डिफेंस एक्सपर्ट्स नेट्रा को केवल सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं। बालाकोट के बाद दुनिया की नजर भारत पर क्यों गई? यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। कई वर्षों तक भारत दुनिया से डिफेंस टेक्नोलॉजी खरीदने वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। डॉक्टर S क्रिस्टोफर के अनुसार नेट्रा के प्रदर्शन के बाद इंडोनेशिया ने इस भारतीय सिस्टम में रुचि दिखाई। इसके अलावा पेरू ने भी भारत से इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मांगी। यह केवल संभावित एक्सपोर्ट की खबर नहीं है बल्कि इस बात का संकेत है कि भारत की स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भरोसेमंद मानी जाने लगी है। किसी भी देश के लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि जिस टेक्नोलॉजी को उसने अपनी सुरक्षा के लिए विकसित किया, उसी टेक्नोलॉजी में अब दूसरे देश भी रुचि दिखा रहे हैं। लेकिन यही भारत के सामने सबसे बड़ी दुविधा खड़ी होती है, क्या अपनी सबसे आधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को बेचनी चाहिए? अगर बेचनी चाहिए तो कितनी टेक्नोलॉजी साझा की जाए, और अगर नहीं बेचनी चाहिए तो डिफेंस एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जाए? यही प्रश्न भारत के सामने भी आया। डॉक्टर S क्रिस्टोफर के अनुसार इस विषय पर पहले भी गंभीर चर्चा हो चुकी है। तब एक व्यवहारिक समाधान सामने आया। भारत अपनी सेनाओं के लिए सबसे एडवांस्ड वर्जन रख सकता है, जबकि एक्सपोर्ट के लिए उसका अलग कॉन्फ़िगरेशन तैयार किया जा सकता है। दुनिया के कई बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर्स वर्षों से इसी रणनीति का पालन करते आए हैं। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा भी बनी रहती है और डिफेंस इंडस्ट्री को वैश्विक बाजार भी मिलता है। तो क्या भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी पावर बनने की ओर बढ़ रहा है? अगर आज की दोनों खबरों को एक साथ देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। एक तरफ प्रोजेक्ट कुशा, जो भारत की एयर डिफेंस को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दूसरी तरफ नेट्रा AEW-C, जिसने ये दिखाया कि भारत केवल प्लेटफॉर्म्स विकसित नहीं कर रहा बल्कि ऐसे इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम्स भी बना रहा है
जहां राडार, सेंसर्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क, मिशन सॉफ्टवेयर और कमांड सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं। यही क्षमता किसी भी देश को केवल हथियार निर्माता नहीं, बल्कि डिफेंस टेक्नोलॉजी पावर बनाती है। लेकिन ये केवल शुरुआत है। प्रोजेक्ट कुशा अभी विकास के चरण में है। नेक्ट्रा का अगला जनरेशन भी तैयार किया जा रहा है। भारत लगातार अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। हालांकि भविष्य में इन कार्यक्रमों की वास्तविक क्षमता उनके सफल विकास, परीक्षण और तैनाती पर निर्भर करेगी। स्रोत भी इन्हें भारत की रक्षा क्षमता में महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन अंतिम प्रभाव समय के साथ स्पष्ट होगा। निष्कर्ष: अगर आज की पूरी कहानी को केवल एक वाक्य में समझना हो तो वो ये है, भारत अब केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए हथियार नहीं बना रहा, बल्कि भविष्य के युद्धों की बदलती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी डिफेंस आर्किटेक्चर विकसित कर रहा है। प्रोजेक्ट कुशा उस ढाल का प्रतीक है जो दुश्मन के हमले को रोकने के लिए तैयार की जा रही है, और नेट्रा AEWC उस आंख का जो खतरे को समय रहते पहचान कर पूरे युद्ध क्षेत्र की तस्वीर भारतीय सेनाओं तक पहुंचाती है। दोनों की भूमिका अलग है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, भारत की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाना। हो सकता है आने वाले वर्षों में प्रोजेक्ट कुशा के सभी वेरिएंट्स ऑपरेशनल हो जाएं। हो सकता है भारत के स्वदेशी एयरबोर्न सिस्टम्स दुनिया के कई देशों तक पहुंचे। लेकिन एक बात आज ही साफ दिखाई देती है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता केवल एक नारा नहीं, बल्कि वर्षों के अनुसंधान, हजारों वैज्ञानिकों की मेहनत और लगातार होने वाले परीक्षणों का परिणाम है। और शायद यही वह बदलाव है जो आने वाले समय में भारत की रक्षा रणनीति को नई पहचान देने वाला है। अगर आपको डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की ऐसी गहराई से विश्लेषण वाली वीडियो पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए, क्या भारत को प्रोजेक्ट कुशा और नेट्रा जैसी उन्नत डिफेंस टेक्नोलॉजीज का एक्सपोर्ट करना चाहिए, या इन्हें केवल भारतीय सेनाओं तक ही सीमित रखना चाहिए। मैं रविश कुमार, आप देख रहे हैं रविश के संवाद। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक और नई रोचक और गहराई से विश्लेषण की गई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।